सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, कुछ अर्से पहले आप एक सियासी जमात की तरफ से मुतालबा सुनते आए होंगे कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलना चाहिए। मरीम नवाज साहबा अक्सर अपने जलसों के अंदर इस बात का ऐलान करती थी कि जनाब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। गालिबन उनका मकसद ये होता था कि तहरीक इंसाफ के सरबरा उस वक्त जेल के अंदर मौजूद नहीं थे और नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे, तो दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए था, तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब गुज़िश्ता रोज मैंने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसी टर्म का इस्तेमाल किया, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन अब उनकी नजर में ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? और दूसरा बुनियादी सवाल कि जनाब वो ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग किससे रहे हैं? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के फारूक सत्तार साहब भी पीपल्स पार्टी से कह रहे थे कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इलेक्शंस कब होंगे अभी तक किसी भी सियासी जमात को यह वाज़ेह नहीं हो सका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरजोर मुतालबा कर रही है कि जनाब 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन अगर यही बात मुस्लिम लीग नून से सवाल किया जाता है तो मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा होते हैं कहते हैं कि जनाब मुश्तरका मफादात काउंसिल में आखिरी दिन इस बात का फैसला हुआ था कि नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के साथ इलेक्शन में जाएंगे तो जनाब ये हुज्जत पूरी करनी है और इस हुज्जत के लिए टाइम चाहिए होता है कि मर्दमशुमारी हो चुकी है, उसके बाद हल्का बंदियां होंगी और फिर ही इंतखाबात में जाया जाएगा। जब पीपल्स पार्टी से बात की जाती है तो कहते हैं कि यह गलत बयानी की जा रही है। हमसे कहा गया था कि मर्दमशुमारी हो चुकी है और कोई भी सीट ना बढ़ेंगी ना कम होंगी, तो फिर हल्का बंदियों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और हल्का बंदी अगर होंगी तो उसमें आइन में तरमीम भी करनी पड़ेगी और आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट तो मौजूद ही नहीं है। तो ये हमारे साथ गलत बयानी की गई, इसीलिए हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि आखिर में ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग किससे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो तकरीर की थी वो रस्मी तकरीर नहीं थी उनकी, वो गैर रस्मी तकरीर थी। उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो कि वाकई में आई ओपनर हो सकती हैं आने वाले वक्त के लिए। और वाकई में क्या इलेक्शंस अभी होते हुए नजर आ रहे हैं या नजर नहीं आ रहा? खैर, नवाज शरीफ साहब ने भी 21 तारीख को अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है और आज जो खबरें निकल कर आ रही थी कि जनाब उनके जो सीनियर रहनुमा है उनको रिसीव करने जाएंगे, फिर मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। अब इस जलसे के अंदर वाकई में पता चलेगा कि पंजाब और खुसूसन लाहौर नून लीग के साथ है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर आज गारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जहांगीर जदून साहब ने मुझे ज्वाइन किया है और आगे चल के तैमूर तालपुर साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। सर, लगारी साहब से अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ, हमारे उस्तादों में से लगारी साहब, सर ये कौन किससे लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रहा है? मतलब ये पहले हम सुनते थे और उस वक्त समझ भी आता था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं है, तहरीक इंसाफ के सरबरा जेल के अंदर नहीं है, तो अब ये पीपल्स पार्टी किससे लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है? अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड है किसके पास? पहले हमें ये पता चलना चाहिए ये किसके पास है। अच्छा, ये इशारा जो है 2-3 जगह पाकिस्तान में 3 इदारे हैं, इसके अलावा इदारा कोई नहीं। इदारा होता है जिसको आप सतून कहते हैं, रियासत का पिलर कहते हैं। एक है पार्लियामेंट, एक है अदलिया और एक है एग्जीक्यूटिव। क्या वो पार्लियामेंट से मांग रहे हैं, जो कि है ही नहीं, इस वक्त तो तहलील हो चुकी है और उसमें पार्लियामेंट का सिर्फ एक उनसर बाकी है, वो सेनेट, और उससे मांग रहे हैं सेनेट से, या वो ये बात जो है एग्जीक्यूटिव से मांग रहे हैं जो निगरान है और जिसके पास इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है, या वो अदलिया से मांग रहे हैं। यानी कौन देगा लेवल प्लेइंग फील्ड, कौन? अच्छा, इसके बाद क्या है? वो सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं और सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी है और फौज है। आप किससे मांग रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड और कौन देगा लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए? हाँ, वो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीबी लोग जो हैं वो इक़्तिदार के मरकज़ में पहुंच चुके हैं। मियां नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वफाकी वज़ीर बना दिए गए और जनाब शहबाज शरीफ के दस्तो बाजू हाचिमा फेडरल मिनिस्टर बना दिए गए और मियां शहबाज शरीफ के ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह जो हैं वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिए गए। तो ताकत के मरकज़ में PMLN पहुंच चुकी है। तो क्या आप इस अबूरी हुकूमत से कह रहे हैं कि जनाब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए? क्या आप वज़ारत मांग रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त अबूरी हुकूमत से वज़ारतें मांगना
इक़्तिदार में शेयर मांगना, ब्यूरोक्रेसी में शेयर मांगना, ज़ाहिर है आप उधर तो नहीं मांग सकते, सिक्योरिटी इदारों में शेयर किसी का होता ही नहीं है। आप किससे मांग रहे हैं, ये बात हमें खुलनी चाहिए। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, या मोहतरमा मरीम नवाज़ किससे चाह रही थी जब वो मांग रही थी? वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनके नज़दीक ये था कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस आने दिया जाए और इमरान खान साहब को जेल भेज दिया जाए। वो जेल पहुंच चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं। वापस आने के साथ वो कह रहे हैं लिख कर ले लें, हम आएंगे। उन्होंने ये कहा है, अल्फाज इस्तेमाल किए, लिख कर ले लें। तो हम लिख कर कौन दे रहा है इनको, गारंटी ये कहाँ से आ रही है? इलेक्शन हुए नहीं, इलेक्शन की तारीख आई नहीं है, इलेक्शन की तारीख के बाद ये पूरा प्रोसेस हुआ नहीं है, कंपेन हुई नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ पहुँचे नहीं हैं, मियाँ शहबाज शरीफ पहुँचे नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कंपेन शुरू नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं हमें इंतखाबात की जब तक डेट नहीं मिलती हम इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं करेंगे। जब ये सारा प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर कौन लिख कर दे रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म आप ही बनेंगे? जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये गारंटी किसने दी है? अगर कोई ये गारंटी दे सकता है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी उसी के पास होगा और वो ही सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देते होंगे। मैं ये समझता हूँ कि कन्फ्यूजन है और ये हमारे पास रस्में हो रही हैं। जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है आज कदरे कुछ ज़्यादा ही हो गया है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो एहतसाब करेंगे और उन्होंने जनरलों के नाम भी ले लिए। तो आपने एहतसाब किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, फिर क्या हुआ था? मैं आपको याद दिलाता हूँ कि फिर क्या हुआ था। और फिर ये हुआ था कि पानामा आ गया था, फिर ये हुआ था कि इकामा आ गया था, फिर ये हुआ था कि कितने सैकड़ों लोगों में से एक बंदे को चुना गया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था उसके अंदर पानामा की लिस्ट में। फिर नाम कैसे आ गया? उनके बच्चों का नाम था, उनके बच्चों के नाम तो नहीं आया उसमें। वो गए, फिर भी जाकर वो पेशियाँ भुगतते रहे थे, या वो जो एक JIT बनी थी उसमें पेशियाँ भी भुगतते रहे थे। लेकिन हुआ क्या था वहाँ से, क्या चीज़ बरामद हुई थी? अगर आप चाहते हैं कि हम जाकर दीवार से सर टकराएं, हम आपके साथ हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो ले लें लोगों को साथ में और कहें आओ मेरे साथ, मैं एक ताकतवर दीवार के साथ सर टकराने जा रहा हूँ। तो फिर हम भी आपके साथ होंगे, जब भी जिसके सर का हशर होगा वो देखा जाएगा। आप अगर कोई चीज़ें नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पहले तो आप आइन को मजबूत करें तो जो आपका हिफाजत करे, आप कानून को महफूज करें जो आपकी हिफाजत करे, आप कानूनी इदारों को मजबूत करें जो आपकी हिफाजत करें। अगर आप अपनी ज़ात को ताकतवर बनाते हैं, और ताकत भी कहीं पता नहीं है कि कहाँ है, ताकत के बारे में हम नहीं जानते कि वो किस जगह पर है, कौन सी जगह पर, कौन देगा, किसके पास ये ताकत मौजूद है, हमें मालूम नहीं है। अगर ये सूरत हाल है तो फिर इस सारे गंभीर सूरत हाल के अंदर हमें नहीं पता कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब किसको कह रहे हैं, हमें नहीं पता मियाँ नवाज शरीफ साहब कैसे कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, और आप आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? अभी तो इलेक्शन नहीं हुए हैं। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। अच्छा, ये खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि ये निगरान नहीं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, हम उनसे ही शिकायत करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि नून लीग ने बंदोबस्त किया है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो शिकायत भी उसी से है। सर ये बलोच साहब, अली गौर बलोच साहब, सर ये आप लोगों की हुकूमत इस वक्त चल रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो क्लियरली ये कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब ही कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया है, लेकिन इससे पहले इस चीज़ की वजाहत होना ज़रूरी है कि हम ये वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो कि हम अपोजिशन में एक भी इकट्ठे थे और एक इत्तेहाद में थे, और जब हुकूमत बनी तो उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातें और कुछ वो जमातें जो कि पहले हुकूमत में बैठी थी वो भी फिर दोबारा इस इत्तेहादी हुकूमत में शामिल हुई। तो जाहिर है कि वो हम एक इत्तेहाद में चले। लेकिन अब चूंकि मामला इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये वो तमाम पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं।
ये वो तमाम पार्टी हैं जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो रखती हैं। तो जाहिर है कि जब इलेक्शन होने वाला होता है तो हर पार्टी कोई ना कोई इस तरह के सियासी बयानात देती हैं जिससे वो अपने आप को सियासी पॉपुलैरिटी गेन करने की या वोट ज्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको आवाम की हमदर्दियां मिले या जिससे वो ये करें। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर आया कोई बिलावल भुट्टो साहब को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई सियासी जलसे जुलूस करने में कोई रुकावट है, कोई उनको कोई रोकता है वो अपनी सियासी कैंपेन ना चलाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये जुमानी बातें या इन चीज़ों का इजहार कि फलां पार्टी के पास कोई अगर नून लीग रैलियाँ निकालेगी या जलसे करेगी तो क्या पीपल्स पार्टी को मना है वो कैंपेन ना करे? क्या पीपल्स पार्टी को मना है कि वो पंजाब में आकर कैंपेन ना करे? तो मैं समझता हूँ कि ये वो सियासी बयानात हैं जिनके जरिए अवाम की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की जाती। अब वो कामयाब होते हैं। सर अब तो ये इशारों के नाम में नहीं बल्कि खुल के बोला जा रहा है। सर ये भलो साहब ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो सपोर्ट कर रही है ना इस वक्त नून लीग को कर रही है। अब ये सिस्टम क्या है और क्यों सपोर्ट हो रहा है, किसकी तरफ से हो रहा है और इस दावे में कितनी सदाकत है? देखिए बात यह है कि कुछ दिन पहले बिलावल साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट के फंड थे उसके बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरह से कि जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं अगर वो पंजाब में चल रही हैं, अगर वो बलूचिस्तान में चल रही हैं तो वो सिंध में भी चलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बात उनकी दुरुस्त है कि अगर सिंध में बंद की गई और बाकी जगह पे चल रही हैं तो फिर सिंध की भी ऑन गोइंग होनी चाहिए और मेरा ख्याल है वो ऑन गोइंग ही है। तो बाकी सारी तो फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग है ना। अगर हम ये कह दें कि पीपल्स पार्टी को जो है वो मतलब है कि उनको मराद मिल रही है और उनकी फेवरेटिज्म उनके लिए चल रहा है, तो ये मेरे ख्याल है सियासी बयानात हैं। इन बयानात का सहारा लेने। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब ने मेरे प्रोग्राम के अंदर इंकशाफ किया था कि देखें एहतसाब का डंडा चल तो रहा है लेकिन ये डंडा सिर्फ हम पे ही चल रहा है, किसी और पे नहीं चल रहा। मैंने उनसे पूछा कि कौन चला रहा है डंडा, मतलब आपको कैसे लगा कि डंडा सिर्फ आप पे ही चल रहा है बाकी लोगों पे नहीं चल रहा? आप क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? आपको लगता है कि एहतसाब हो रहा है लेकिन सिर्फ एक ही सियासी जमात के लिए हो रहा है? देखिए नदीम अफजल चंद साहब भी इस वक्त पीपल्स पार्टी में है और एहतसाब पर आप देख लें कि पीपल्स पार्टी की कौन सी ऐसी लीडरशिप है कि जिस पर कोई इस टाइम में कोई मुकदमा बना या इस टाइम में कोई इंक्वायरी चली है। तो बात दलाइल के साथ और सबूत के साथ करनी चाहिए। बाकी अगर आप हवा में तीर छोड़ें और सिर्फ इन वजूहात से देखें, वोट कारकर्दगी पर पड़ेंगे, वोट आपकी सबका कारकर्दगी पर भी पड़ेंगे, 2013 से लेकर 17 की कारकर्दगी पर भी पड़ेंगे, 2008 से लेकर 13 की कारकर्दगी पर भी पड़ेंगे। अगर पीपल्स पार्टी पिछले 16 महीने की कारकर्दगी भी पड़ेंगे और बिल्कुल यकीनी तौर पर, और वो भी एक अलग बहस है, उस पर भी बात की जा सकती है। देखिए बात यह है कि 2013 से लेकर जो 2018 तक पीपल्स पार्टी के पास सूबे में हुकूमत थी, नून के पास तो वो 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत थी जिसको आप सिर्फ नून लीग की हुकूमत नहीं कह सकते और पंजाब में वो भी नहीं। मैं तो कभी नहीं कहता लेकिन अब पीपल्स पार्टी कहती है हम तो इत्तेहादी थे, हुकूमत तो नून लीग। तो वो मैं आपको मेरा जवाब यही है उस सिलसिले में कि ये सियासी बयानात है, इनमें सदाकत कोई नहीं, ये महज इल्जामात हैं। चलो मैं आपकी तरफ वापस आता हूं सर। जहांगीर जदून साहब भी इंतजार कर रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूं उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू। जदून साहब ये बताइएगा सर, अगर नवाज शरीफ साहब 21 तारीख, अब ये लिख के ले लें हम आ रहे हैं, ये तो अब स्टेटमेंट आ गया ना, अब आ जाते हैं फिर जलसा भी कर लेते हैं। सर जब वो यहां से गए थे तो स्टैम्प पेपर पे जाहिर सी बात है 50 रुपए का स्टैम्प पेपर था जिसके थ्रू वो गए थे, जमानती उसमें शहबाज शरीफ साहब थे। वापस आएंगे तो कानूनी तौर पर क्या क्या चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ सकता है नवाज शरीफ साहब को? पहले मैं थोड़ा सा आपको लेवल प्लेइंग फील्ड का कानूनी पे बता दूं, फिर इस पे भी बात कर लेता हूं। ये आप पहले बता दें, बिल्कुल ज्यादा बेहतर बात। ये देखें, जिस पार्टी ने भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो जेयूआई है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, तो जो पार्टियां ये क्लेम करती हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए, तो उनको आर्टिकल 218 का जो 3 आर्टिकल है वो पढ़ना चाहिए, उनको पता है। अब ये देखें ना, इलेक्शन कमीशन की आईनी ड्यूटी है कि इलेक्शन को फेयर बनाए, ऑनेस्ट बनाएं और मेरिट पे एज पर लॉ बनाएं। अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट की है जी कि हमारे जो कुछ स्कूल बन रहे थे या कोई प्रोजेक्ट है अगर दूसरे के सूबे में ऑन गोइंग है तो सिंध में क्यों बंद है, तो ये इनकी जायज़ कंप्लेंट है। अगर इलेक्शन कमीशन किसी दूसरे प्रोविंस में किसी प्रोजेक्ट को ऑन गोइंग को इजाज़त देता है तो सिंध में भी इजाज़त देनी चाहिए। बिल्कुल
ये बिल्कुल, तो वो इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल कह सकते हैं और डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने केस इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं ले रहा है ना, वो तो पहले उन्होंने नाम नहीं लिया, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड आपको कोई पार्टी नहीं दे सकती, जिसकी ड्यूटी है इलेक्शन को फेयर ट्रांसपेरेंट कंडक्ट करना, मेरिट, और इलेक्शन का अंदर जो भी कोई मसला हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अभी डेट जो है जो भी है चाहे दे दिया है प्रेसिडेंट ने या प्रपोज कर दी है, लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। अगर किसी पार्टी को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। आप किसी देखें एजेंसी की तरफ, किसी इदारे की तरफ उस वक्त पिन पॉइंट करें जिस वक्त इलेक्शन कमीशन कह दे जी कि मैं तो बेबस हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं इलेक्शन नहीं होल्ड कर सकता फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली। ये मतलब है आपको मैं बड़ी आईनी और लीगल बात बता रहा हूं। फिर बेशक उसके बाद आप करें जी पुलिस वाले इंटरफियर कर रहे हैं, जुडिशरी वाले कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, लेकिन पहले जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सब पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल दिया जाए, तभी इलेक्शन जो है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, चलें तो अगर किसी पार्टी को मसला है तो वो इलेक्शन कमीशन में इन राइटिंग एप्लीकेशन दे विद डॉक्यूमेंट्स के जी हमें ये मसला है। और ये मैं आपको बिल्कुल अनमेरिट कह रहा हूँ कि अगर एक सूबे में काम हो रहा है वो वहाँ की अगर ब्यूरोक्रेसी ट्रांसफर हो रही है तो दूसरे सूबे में भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो KPK हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो। ऑल द 4 प्रोविंस एंड द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट गेट इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट बाय द इलेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल दुरुस्त हो गया सर। ठीक है, अब वो अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपका देखें। जो मियां नवाज शरीफ ने कहा जी हम 21 तारीख को आएंगे, तो उन जब वो गए थे तो वो पहली बात जो है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि आप चले जाएं। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर कंडीशन दिया था कि जब आपको डॉक्टर ये इन राइटिंग ऑर्डर आ हुआ एडवाइस करें तो आप फिर जो है वापस आ जाइए इलाज करके। मतलब जो मैं आपको लीगल बात जो राइटिंग बता रहा हूँ, अब ये तो बहस है कि इलाज कराया है, किधर कराया है, कौन, लेकिन हर 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट भी तो जमा करानी थी ना सर आपको। रिपोर्ट जहाँ वो जमा करा रहे हैं, रिपोर्ट पीरियडिकली रिपोर्ट जमा हो रही है कि फलाने डॉक्टर चेकअप किए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने ECL से उनका नाम निकाला, फेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम PTI सारी कैबिनेट, आपको पता है वहां पे डिस्कशन भी हुई किसी जो कैबिनेट का मेंबर था, कोई नहीं कह रहा था ना जाने दें, कोई कह रहा था जाने दें, कोई कह रहा था ये हालत बड़ी इस तरह है। एनीवे हैविंग सेड दैट तो फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत से गए। अब फिर उनकी अपील जब चली है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उनकी अपील हम डिसमिस करते हैं क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे। तो उनकी अपील जब वो सरेंडर करेंगे तो जब वो एप्लीकेशन देंगे तो बहाल हो जाएगी, तो उनका केस उसी डेट से फिर जहाँ से अपील डिसमिस हुई थी वहाँ से मेरिट पे सुना जाएगा। और जो ट्रायल कोर्ट की एविडेंस है वो अभी तक, क्योंकि ट्रायल एब्सेंशिया नहीं हुआ है, उनकी एब्सेंस में कोई अपील पे उनकी हद तक मेरिट पे आर्गूमेंट नहीं हुए, ना ही एविडेंस डिस्कस हुई है। सही है। तो जब वो आ जाएंगे तो आने के बाद उनकी अपील बहाल करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी एप्लीकेशन पे, तो फिर उनकी अपील पे आर्गूमेंट होंगे। तो फिर जो भी केस मीनवाइल जो ये अपील चल रही होगी सारी चीजें होंगी, तो ये अपील जाहिर सी बात है पाबंद सलासल होके ही कर सकते हैं, उनको जाना जेल में होगा या जमानत पे कोई सारी चीजें हो सकती हैं? ये देखें इसमें 2 ऑप्शन मौजूद है। नंबर 1, पहले टेम्परेरी उनको लैंडिंग की परमिशन दी जाए, उनको 1-2 दिन की जो है इंटरम जो है वो लिख दी जाए कि आप मैं वकील इंगेज करता हूं या वकील से मशवरा करता हूं या मैं एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूं क्योंकि मैं बाहर से आया हूं और अंडर द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट गया हूं, मैं आप दोबारा हाई कोर्ट को सरेंडर कर रहा हूं, तो मुझे 2-4 दिन की इंटरम जो है वो रिलीफ या बेल दिया जाए तो वो हाई कोर्ट दे देगी। उसके बाद वो एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 426 के जी की मेरी सजा जो है वो सस्पेंड की जाए, क्योंकि मैं तो आपके पास मौजूद हूँ। जिस वक्त अगर मेरा केस आप समझते हैं कि वो कन्वेक्शन सस्टेन करती है तो मैं जेल में चला जाऊंगा, अगर जब आप समझते हैं जी कि मैं कुटल बरी हो जाऊंगा तो मैं बरी हो जाऊंगा। उसकी वजह एक और है, अगर वो जेल के अंदर जाते हैं या पहला टाइम जेल के अंदर रहे हैं, कल को उनकी अपील में वो एक्विटल हो जाती है, बरी हो जाते हैं, तो क्या जेल का जो टाइम उन्होंने गुजारा है वेदर ही विल बी कंपनसेटेड, कोई कोर्ट कोई इदारा उसको उनका 1 दिन या 1 महीना या 1 साल या 2 साल वो को कंपनसेट कर सकता है? या आगे तारीख में जो लोग भी गए हैं, असद जरदारी ने 11 साल गुजारे हैं, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर रहे हैं जेल के अंदर, किसी गवर्नमेंट ने किसी इदारे ने कोई कंपनसेशन दी है, कोई माफ़ी मांगी है, कोई ऑन रिकॉर्ड ऐसी हमारे पास कोई चीज़ है कि ये हमने काम गलत किया है?
कोई भी नहीं है, ठीक है, तो कोई जिम्मेदारी फिर नहीं लेगा। तो इस वजह से अगर एक देखे ना, एक बंदा है, उसकी एक केस के अंदर ये लग रहा है कि भाई केस के अंदर कहीं जान नहीं है, कल को इसकी कुट हो जाए, केस सारी दुनिया को पता है, सियासी लोगों पे जो केस बनते हैं उनके पीछे क्या कार्य फरमा होते हैं और किस तरह केस बनाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इनका केस कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो जेल में एक और बात है, जेल के अंदर अगर कन्विक्टेड बंदा हो तो उसकी सजा भी किसी वक्त भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो जेल होती है वो किसी वक्त सस्पेंड भी कर सकती है, चाहे वो 1 महीने के लिए करे, 2 महीने के लिए दे। तो ये पंजाब गवर्नमेंट। सर मुझे एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, जहांगीर जदून साहब, अली गौहर बलोच साहब, लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक ले लेते वापस आएंगे। तो पीपल्स पार्टी को नून लीग से अचानक क्या शिकवे हो गए? मतलब ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड एक अलग बात हो सकती है, लेकिन शिकवे शिकायतों और शिकवे शिकायत काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब को फोकस कर रही है और मुस्लिम लीग नून सिंध को फोकस करने की बात करी। क्या फिर से 90s की सियासत दोबारा जन्म लेगी? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मीनवाइल आगे चल के तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। लगारी साहब, ये अचानक क्या हुआ? 1 महीने पहले तक तो इनकी हुकूमत थी, शीरो शकर थे, कैबिनेट कहते थे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, अगर पैसे बढ़ रहे होते तो कमर जमान कह रहा साहब मेरे शो के अंदर बैठ के कहते थे कि जनाब हम खुद बढ़ा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है नून लीग पर सारा बोझ डाले, हम इसकी जनाब जिम्मेदारी बराबरी उठा रहे हैं। लेकिन अब बयानात में एकदम से टर्न आया, वो टर्न की वजह क्या है? ये इख्तलाफात या तो वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिए गए थे, इत्तेहाद आर्जी था या इलेक्शन से पहले यही माहौल होता है? एक तो ये है कि जाहिर है अब इलेक्शन हो रहे हैं, आपके सामने की बात है कि इलेक्शन की तरफ जाना ही है, जल्द या बदेर। हमारा तो ख्याल ये है कि इलेक्शन आईनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए, और लेकिन अगर नहीं हो पाते हैं तब भी इलेक्शन तो होंगे, तो सबको अपनी अपनी पोजीशन लेनी है। और दोनों के दोनों फरीक जो हैं इस वक्त कमज़ोर पोजीशन पर खड़े हुए हैं। अच्छा, इसलिए कि इनके ऊपर अपना मादी जो भी है शानदार होगा, आली शान होगा, बड़ा ज़बरदस्त होगा, तामीर और तरक्की का होगा, बड़े रोशन पाकिस्तान का होगा, शायद और दूध, रोटी कपड़ा और मकान का होगा। अच्छा, और बहुत सी चीज़ें जो थी वो तो मादी था। इस पिछले 16 महीने के बारे में लोग जो हैं वो पूछेंगे आकर कि जनाब आपने क्या किया है। अब इनके पास बयानिया नहीं है जवाब देने के लिए, ना इमरान खान को काउंटर करने के लिए कोई बयानिया बना सकें दोनों पार्टियां, और ना आज इलेक्शन के लिए अपना कोई बयानिया बना सकी हैं। लोग ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम जी उनकी जो गंद फैलाया होता उसको साफ कर रहे थे। लोगों को क्या मिला? ये आपने आकर 150 160 से पेट्रोल को 324 तक पहुंचाया, 336 तक पहुंचाया, ये आपने पहुंचाया। ये इनके साथ बात होगी। ये डॉलर जो है चला गया 191 से आप 300 के करीब चला गया, ये आपकी वजह से हुआ है। और आपकी वजह से ये महंगाई का तूफान है, आपकी वजह से ये पूरे का पूरा अफरात ज़रा है, आपकी वजह से ये पूरी पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई, ये सब इन हुक्मरान जमातों से पूछेंगे तो ज़ाहिर है हुक्मरान जमातों के पास इसका बरह रास्त तो कोई जवाब नहीं होगा। अब ये एक दूसरे के बारे में उन नॉन इश्यूज़ को उठाएंगे जिनका एक्चुअली वजूद नहीं है। आप ये जाकर ना तो रो सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं कि हकीकत क्या है। ये हकीकत की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। अब भी ये रिटायर्ड जनरलों की बात करके अपनी पोजीशन को ज़्यादा बेहतर करने की बात कर रहे हैं, जो गलत होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। और जिस सिस्टम ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आपके हाथों से गिरफ्तार नहीं होने दिया था, आपके ख्याल है कि जनरल कमर जावेद बाजवा, या देखें एक बहुत ही अहम मौके पर बहुत ही अहम एक गैर मुल्की ने पूछा था, नियाज़ नायक साहब थे, मैं उस वक्त मौजूद था, कि नियाज़ नायक साहब ये बताएं क्या वो दुनिया से चले गए हैं? और चूँकि गुफ्तगू मेरे सामने हो रही थी, क्या नवाज शरीफ को ये पता नहीं था जब जहांगीर करामत को हटा रहे थे कि उनका इदारा जो है इस बात को कभी भी फरामोश नहीं करेगा और इसको कभी माफ़ भी नहीं करेगा? और अब वो एक और दूसरे तीसरे एक और उससे डायरेक्ट फिर बात कर रहे हैं वहीं से। ये बयानिया भी नहीं चलेगा। और आप इस तरह अगर जाना चाहते हैं, आप सिर्फ एक बात कर सकते हैं, आज दोनों पार्टियां
तीनों पार्टियां, पाकिस्तान की सारी पार्टियां एक बात कर सकती हैं कि हम आइन की बालादस्ती के लिए काम करेंगे और हम कानून की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। सिर्फ एक बात है जो आपको आगे ले जा सकते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं ले सकते। आपको अगर ताकत के मराकज़ के सामने बात करनी है तो फिर आप आइन की किताब हाथ में ले लें और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेकर आप आगे बढ़ें और कहें कि जनाब ये है हमारा, जिसकी बुनियाद पर हम खड़े हुए। बिल्कुल। तैमूर तालपुर साहब ने भी जो ज्वाइन कर लिया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खरीद से? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। सर ये बताइए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोग किससे मांग रहे हैं? आपको किसी ने जलसा करने से रोका है, आपको रैलियां निकालने से रोका है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं आप लोग, नून लीग से मांग रहे हैं या किसी और से मांग रहे हैं? देखिए सलमान, इसमें दो चीजें हैं जी सर। पहली चीज तो ये है कि जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड रहा है, 2018 के इलेक्शन देख लें, किस तरह से ज्यादती की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ, दोनों के साथ बड़ी ज्यादती की गई, पर खसूसन पीपल्स पार्टी को जिस तरह से टारगेट किया गया वो आपके सामने है। उससे पिछली इलेक्शन भी चले जाते हैं, उसमें भी क्या हुआ वो भी आपके सामने। अब उन सब चीजों को हम कोशिश करते हैं कि अपनी याददाश्त के उस कोने में रखें जिसको हम कम इस्तेमाल करते हैं, पर मसला ये होता है कि फिर आज सिंध में जो है, जैसे हुकूमत आई, आपने देखा सारी ट्रांसफर पोस्टिंग राइट अवे हो गई। आईजी जो है हमारा पंजाब से आ गया, चीफ सेक्रेटरी जो है हमारे वो भी पंजाब से आ गए, लोकल लोगों को हटा दिया। चले वो भी ठीक है, एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। तो हमारा सवाल होता है कि बाकी सूबे भी तो पाकिस्तान में है ना, क्या वहां पर यही करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? चले उसको भी अगर हम दरगुजर कर लें, लेवल प्लेइंग फील्ड हम इसको भी मानने की कोशिश कर लें, तो फिर आपकी जो पुरानी डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं पूरे पाकिस्तान के अलग अलग सूबे में, वो कहीं डिस्टर्ब नहीं हुई। वो एक सिंध के सूबे के अंदर उनको रोका गया है, हमें टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का। और ये तकाजा आपका बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर तरक्याती काम सारे अगर पंजाब में चल रहा है तो सिंध में भी रुकने की उसका कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन सर ये तकाजा और ये शिकायत इलेक्शन कमीशन से होनी चाहिए थी ना, नून लीग की तरफ कैसे मोड़ दिया आपने? देखिए शिकायत तो हमारी इलेक्शन कमीशन से ही है। अच्छा, पर जहां पर नून लीग की हुकूमत है, हमारे साबिका कोalition पार्टनर्स रहे हैं, हमने एक साथ मिलकर हुकूमत की है, तो उनके साथ ये इलेक्शन कमीशन सलूक नहीं कर रहा और सिर्फ हमारे साथ कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को जरा दिल और दिमाग खोलकर ट्रांसपेरेंसी का एक बेहतर मुजाहरा करना चाहिए और हर किसी जमात को एक वही बराबरी की लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नहीं तो सर उसमें नून लीग का क्या कसूर है? मेरा बुनियादी सवाल ये कि लेट सपोज अगर वो कर भी रहा है, मैं अगर आपकी बात को एक सेकंड के लिए तस्लीम करता हूं ना कि चलें वो नून लीग को फेवर कर रहा है, तो उसमें नून लीग का बजाते खुद क्या कसूर है? फेवर जी नून लीग ले रही है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दिला दे तो हमें उससे गिला नहीं रहेगा। अच्छा चलो ये बताया ना, फिर किसके कहने पर ये फेवरिज्म हो रहा है, ये तो बताया ना। देखिए ये बात तो हमारे जो भाई बैठे हैं जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड से ऊंची मिली है, मैं अपने भाई अब सब मुस्कुरा रहे हैं। अब देखिए लगानी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, बलोच भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। अब इसका जवाब तो देना यार। चले मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं ये अली गौर बलोच साहब से पूछ लूं कि सर ये आप बिल्कुल मैंने यही कहा कि मेरे भाई बैठे हैं अली गौर बलोच साहब, उनसे पूछे वो हमें भी जरा प्राइस सर मैं उनसे उनके कहने पे चलते। सर आप तो खुद ये अली गौर बलोच साहब आप कहते थे कोई लाडला है, कोई आग का तारा है, अब ये तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं कि अब ये आग का ये लाडला और आग का तारा आप बन गए। देखिए पहले तो मैं तालपुर साहब को सलाम कहता हूँ, और दूसरी बात ये है कि बल्कि जब तालपुर साहब ने ज्वाइन किया उससे पहले जो सेगमेंट में मैंने बात की जी तो मैंने तो बड़ी क्लियर बात की कि बिलावल साहब ने ये पॉइंट उठाया कि कोई डेवलपमेंट स्कीम जो ऑन गोइंग है वो सिंध में रोकी गई, लेकिन मैं एक पेपर में पढ़ रहा था कि ऑन गोइंग स्कीम को स्टार्ट कर दिया गया या उस बारे में हिदायत दे दी गई है कि वो स्टार्ट की, और अगर नहीं भी हुई तो मैं तो इनके आने से भी पहले प्रोग्राम में क्या आपने ही कहा था बिल्कुल अगर बाकी सूबों में चल रही है तो फिर इनकी सूबों में चली जाएगी, रुकने नहीं चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक है, रुकने नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहां तक ट्रांसफर का है तो आपको पता है कि पंजाब में निगरान हुकूमत पहले बन गई
और जब निगरान हुकूमत बनी है तो पूरे पंजाब में शायद 2 बार और 3 बार पूरी ब्यूरोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक ट्रांसफर हो। और जाहिर है सिंध में अभी बनी है तो अभी ट्रांसफर हुई है। हाँ, अगर इनके कोई पीपल्स पार्टी को ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर कोई तफावत है तो वो फिर इलेक्शन कमीशन से जरूर इन्हें एज अ पोलिटिकल पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए। बाकी मैंने ये भी कहा है कि जाहिर है कि हम बहुत अच्छे इत्तेहादी रहे हैं। इससे पहले 90 की दहाई की हमारी पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी मिसालें नहीं भी रही, जिनसे मेरा ख्याल है हमारी दोनों पार्टी की लीडरशिप जो है उसके बाद उस चीजों का इजहार भी कर चुके हैं और इन चीजों की रोकथाम के इकदाम भी कर चुके हैं। तो लेकिन इसके बावजूद हम वो पार्टी हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। कभी कोई टाइम होगा जब नून लीग की लीडरशिप या हमारे लोग या हम लोग भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले हमारे पे करेंगे, जेयूआई वाले हमारे पे करेंगे। जेयूआई के नून लीग के साथ बड़े अच्छे मरासिम समझे जाते हैं, लेकिन जब आप केपीके में जाते हैं, हजारा में जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर नून लीग का 60 वोट है, वहां पर जेयूआई के कैंडिडेट्स मद्दे मुकाबले होते हैं। लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए तो हर सीट के ऊपर जेयूआई और नून लीग के साथ मुकाबले हुए। इसी तरह बाकी पार्टी है, तो तमाम पार्टी एक दूसरे में जाम नहीं होगी। इलेक्शन के बाद हो सकता है फिर कोई इत्तेहाद बन जाए, और सर लेकिन इलेक्शन के दौरान आपको कुछ गर्मा गर्मी वाला माहौल तो नजर आएगा। सर नहीं आना चाहिए। आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। तैमूर साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे जो इलेक्शन होते हैं उससे पहले जो इलेक्शन कैंपेन की जा रही होती है उसमें भाई पीपल्स पार्टी अपनी जो अच्छे काम है उसको गिनवाने के बजाय नून लीग के बुरे कामों पर ज्यादा रोशनी डालती है। नून लीग अपनी कैंपेन के अंदर अपने अच्छे काम को गिनवाने के बजाय पीपल्स पार्टी के गलत काम पर ज्यादा रोशनी डालती है। यह चीज से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सर अभी जो सूरत हाल 16 महीने की गुजरी है, पेट्रोल आपके सामने कीमतें, आप लोग खुद ही कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है और कोई भी शख्स इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि महंगाई नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, एक आम इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी का दौर था, 13 से लेकर 18 तक नून लीग का दौर था, उसके बाद तहरीक इंसाफ और फिर आप सबका दौर था। सर आप लोग अगर इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे तो क्या अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे? 16 महीने में तो यकीन करें सब कुछ बर्बाद सा हुआ है। मैं एक चीज समझता हूं कि जो हम भी समझते हैं, हर पढ़ा लिखा शख्स समझता है, पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि हमने जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग बहुत बड़ी कुर्बानी ली है इसको हटाकर इमरान नियाजी की बदतरीन हुकूमत को, जिसमें उसे सबको मफलूज कर लिया था, और हमने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया, अपनी सियासत को दांव पे लगाया इस मुल्क को और मुल्क की मईशत को बचाने के लिए। और जितना हम बेहतर कर सकते थे नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलके बेहतरी लाई। आपने चेयरमैन बिलावल को शहबाज शरीफ साहब को भी सराहते हुए देखा और शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी सराहते हुए देखा, क्योंकि वो सब सिंसियरली एक चीज की कोशिश कर रहे थे। ये जिस तरह से IMF के साथ हमारी एग्रीमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या कोalition गवर्नमेंट ने बहाल कराई, वो कोई मजाक बात नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता ये बहाल ना होती तो ये मुल्क बहुत ही बदतरीन सिचुएशन में होता। तो मैं मानता हूं कि हम हर चीज को परफेक्ट नहीं कर सके और हमें पता था कि हम नहीं कर सकेंगे, पर हम कम से कम जिस तरफ पाकिस्तान जिस अंधेरे की तरफ डूबने जा रहा था उससे हमने जरूर बचाने की पूरी कोशिश की और किसी हद तक हम कामयाब भी। लेकिन अभी इलेक्शंस होते हैं तो कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो कि होल सोल पंजाब में कह लें या आप विफाक में कह लें हुकूमत बना सकती हो। 2/3 तो मैं आगे की बात कर रहा हूं, लेकिन होल सोल एक हुकूमत बना सकती हो। कहीं ना कहीं आपको कोलिशन की जरूरत पड़ेगी और 2 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है। आपको लगता है अभी जो इलेक्शंस होंगे, जब भी होते हैं, आप लोग तो 90 रोज का मुतालबा कर रहे हैं कि उससे पहले होने चाहिए, लेकिन जब भी होते हैं तो कोई भी जमात इस कंडीशन में नहीं होगी कि वो होलसेल हुकूमत बना सके। बिल्कुल, मैं आपसे कुछ हद तक एग्री करता हूं कि हो सकता है कल फिर हमें साथ बैठना पड़े। और आपको अगर याद हो तो सदर जरदारी ने बड़ा क्लियरली अपना मौकफ दिया था कि वो अब इस मुल्क की बेहतरी की तरफ काम करेंगे, सियासत को सेकेंडरी रखेंगे, इस मुल्क की मईशत को नंबर 1 पे रखेंगे। तो आप कभी भी ना सोचें कि ये जो कभी कभार मेरी तरफ से कोई या कभी कभार अलीगढ़ बलूच साहब की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव कुछ जरा ऐसी बात कर देता है जो हमें दिल को अच्छी नहीं लगती है, जो दिल को थोड़ा दुखाती है, और उसके बाद उसकी क्लियरिफिकेशन भी आती है। तो आप कभी ना सोचें कि पीपल्स पार्टी नून लीग के रास्ते कोई अलग हो रहे हैं। जब भी इस मुल्क को जरूरत पड़ेगी कि नवाज शरीफ साहब और सदर जरदारी साहब एक साथ बैठे तो हम जरूर बैठेंगे।
अगर कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी इस मुल्क की बेहतरी के तो जरूर बनाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दो ही हकीकी जमातें हैं जो ग्रास रूट्स तक हैं पाकिस्तान की, और उनकी शाखें चारों सूबों के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर आपको यह तो नहीं लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि नून लीग इस वक्त आंख का तारा बनी हुई है, ये नून लीग के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, ये पर्चा आप उनके खिलाफ तो नहीं काटेंगे ना? नहीं, ये बात तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की, पर मैं ये बात बल्कि आपको बता रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में भी देखता हूँ कि हमें इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत के लिए एक साथ बैठना पड़ेगा, और जब ऐसा टाइम आया हम बैठेंगे, इलेक्शन हो। बिल्कुल। लगारी साहब, सर उनकी सुना होगी, मैं क्या करूं, दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो गए, दोनों के दोनों जिक्र हो गए। उधर तैमूर जो है वो उनके साथ, अली गौहर के साथ हो गए, अली गौहर मैं बैठ कर अब आप बताएं हम क्या करें? मुझे हम बीच में हम आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बता रहे कैसे होंगे। सर ये नहीं, मैं अब भी ये समझता हूँ कि आप ये ना समझें कि आपकी मुश्किलात खत्म हो गई हैं, आपकी मुश्किलात हल हो गई हैं, आपके मसाइल हल हो गए, अब आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आपके सामने और मसाइल आ सकते हैं। न तो PMLN के सामने ऐसा नहीं है कि आगे हलवा ही हलवा रखा है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे हलवा ही हलवा रखा है। आपको पाकिस्तान में वोट के तकद्दुस की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। आपको वोटर के लिए, और जिस तरह से ये नारा लगाया गया था कि वोट को इज्जत दो, आपको वोट को इज्जत देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपको मैंडेट के एहतराम के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आइन की सरबुलंदी के लिए और कानून की सरबुलंदी के लिए आगे आना पड़ेगा। आपको ये ज़रूर देखना होगा कि हर इदारा, हर महकमा, हर वजारत, हर सर्विसेज सब अपने अपने दायरा कार में रहें। आपको ये देखना होगा, गारंटी करनी होगी कि आप लोग पार्लियामेंट में आ रहे हैं, एक कौमी असम्बली के साबिक मेंबर बैठे हैं, एक बैठे हुए साबिक वजीर बैठे हुए हैं, उनके वालिद साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के मेंबर और तवील तरीन अरसे तक वो मेंबर रहे हैं। आप लोगों ने इस पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग आइन का एहतराम करें, कानून का एहतराम करें, इदारों का एहतराम करें। और इदारा जाती जो दंगल होते हैं ये ना होने चाहिए कि पार्लियामेंट अदलिया को या अदलिया पार्लियामेंट को जो है वो टेक ओवर करने की कोशिश करे और उनके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। बहुत बड़े मसाइल हैं जो आपके सामने दोबारा आएंगे और आगे आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। इन तमाम चीज़ों को आपको देखना होगा और पाकिस्तान को एक मजबूत महफूज मुस्तकबिल देना होगा। अगर इसके इस तरफ अगर आप काम नहीं करेंगे और अगर इक़्तिदार के रस्साकशी में रहे, अगर आपने कुर्सी के लिए लड़ते रहे तो फिर मसाइल पैदा होंगे और फिर मसाइल ज़्यादा गंभीर होंगे। आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि पाकिस्तान का वफाक सलामत रहे और उसको कोई ख़तरा ना हो और पाकिस्तान का आइन सरबुलंद रहे और उसके सामने कोई और चीज़ ना हो बल्कि सिर्फ आइन हो जो इस मुल्क का सबसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। दुरुस्त बात है सर। क्या कहेंगे सर तैमूर भाई? देखिए जी, जो भी बातें लगारी साहब ने की हैं वो दिल से लगी हैं मेरे, और मैं समझता हूँ हर किसी के दिल से लगी होंगी। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं इस मुल्क की मईशत का हमें ख्याल करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात लगारी साहब ने की कि जो टकराव में पार्लियामेंट के साथ जुडिशरी आ रही थी वो बहुत ही एक खतरनाक निशानी थी जो नहीं होना चाहिए था। और हम होपफुल हैं कि अब नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद जो बहुत प्रोफेशनल किस्म के शख्स हैं जिन्होंने देखा है कि अपने राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहे, कभी किसी के दबाव और प्रेशर में काजी फाइज जैसे साहब नहीं आए, तो अब भी हम समझते हैं कि जो उन्होंने आती एक एग्जाम्पल सेट किया है, जिस तरह से उन्हें चीफ जस्टिस बनती अपनी कार्रवाई शुरू की है, तो बड़ी एक अच्छी स्मेल और एक बड़ा एक अच्छा टेस्ट उन्होंने दिया है वापसी से। और मैं समझता हूँ बेहतरी आएगी। और इन जितनी बात लगारी साहब ने की वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके साथ हमें जरूर खड़ा होना पड़ेगा। असूल पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना हुआ है, ना होने देंगे। सबसे पहले हमारे मुल्क को देखा जाएगा, उसके बाद हम सियासत को देखेंगे। बिल्कुल। अली गौहर बलूच साहब ये बताइएगा, ये आप इस बात को इदराक है, समझते हैं अगर अभी इलेक्शंस होते हैं, जो भी हुकूमत आती है, ये जो 16 महीने गुजरे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में, दोनों को मिला के बात कर रहा हूं, उनके लिए बड़े टफ थे एज आ उनकी सियासी कैरियर के हवाले से बहुत ज्यादा मुश्किल मामला थे। लेकिन आने वाला वक्त और ज्यादा मुश्किल होगा। 350 का पेट्रोल है, 300 का डॉलर है, आपके हर चीज आपके कंट्रोल से इस वक्त बाहर हुई है, उसको रैप अप करना, उस आग पर पानी डालना जो महंगाई की इस वक्त काफी ज्यादा है, बेरोजगारी की, ये आसान काम नहीं होगा। और जिसकी भी हुकूमत आएगी उसके लिए शुरू में बेतहाशा मुश्किलात होंगी, वो आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले नहीं कर सकेगी। देखिए 2 दिन पहले इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया, वो मीडिया पर भी काफी सुन किया। उन्होंने इसी चीज की तरफ निशानदेही की थी कि ये पाकिस्तान इस तरह से तो ना था।
पाकिस्तान तो बिल्कुल ठीक था, 4% महंगाई थी पाकिस्तान में, आटा, घी, पेट्रोल, डॉलर, हर चीजें, चीनी बड़ी सस्ती थी। पाकिस्तान के लोग खुशहाली की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनने जा रहा था। वो कौन से किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिया कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे के लोग जो गुर्बत की चक्की में पिसना शुरू हो गए, रोटी के एक एक लुकने के लिए वो बिलख रहे। ये हकीकत है। वो देखें 16 महीने की हुकूमत में नो डाउट है कि इत्तेहादी हुकूमत की, और सब ने मिलकर बड़ी मेहनत करके जो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था उससे बचाया। कुछ मतलब है कि लोगों को जिस तरह से मुफ्त आटा तकसीम किया गया, इस किस्म की स्कीम भी दी, लेकिन उससे पाकिस्तान के माशी हालात तो बेहतर नहीं हुए। तो पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए आज भी लोग उन लोगों की तरफ देख रहे हैं जिन्होंने 13 से 18 तक बेहतरी लेकर आए। आज भी लोग नवाज शरीफ साहब से तवक्को करते हैं कि वो अगर वापस आएंगे, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है? अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते, अगर इदारों में खुद एहतसाबी का निज़ाम कायम नहीं होता और उनके जरिए अपने इदारों के लोगों को, जिन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, जिन्होंने आरटीएस सिस्टम बंद किए, जिन्होंने अदालतों के जरिए सहूलत जारी की, बंदयाल साहब तो कल तक वो इमरान खान के एक वर्कर की हैसियत से अदालत चलाते रहे, पूरे सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया, पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई करते रहे, पार्लिमान को कानून साजी से रोकने की कोशिश करते रहे, हर हरबा वो इस्तेमाल किया। इस तरह की पाकिस्तान में मिसाल मिलती है कि एक शख्स रिमांड के ऊपर है और अदालत कह रही है इसको रिहा करें, इसको वजीर आजम के प्रोटोकॉल में अदालत में लाया जाए, और गुड टू सी थी। और कितने लोगों को बंदयाल साहब ने कहा अब तो माजी हो गया ना, अब तो माजी हो गया, माजी हो नहीं गए। अगर हम हर चीज को माजी कहकर उसके ऊपर मट्टी डालते, यही तो नवाज शरीफ साहब ने क्या है कि भाई मट्टी डालने वाली पॉलिसी को खुदारा छोड़े, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। अगर नहीं करेंगे कल को गवर्नमेंट आ जाती है, चले मैं टाइम की नजर की तरफ मजीद और कल को गारंटी क्या है? चलें क्योंकि फिर कोई इस किस्म का कदम उठा दे तो फिर क्या बनेगा? थैंक यू सो मच। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे और लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों शख्सियत सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआ रही। तो कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।